हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अमेजिंग होंगे, मजेदार होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सर आप लेक्चर ऑनलाइन क्यों ले रहे हो। बराबर। बहुत सारे लोगों को चुल होंगी कि आप लोग लेक्चर ऑनलाइन क्यों ले रहे हो, ऑफलाइन क्यों नहीं ले रहे हो। तो बेटा मैं आपका ये मसला हल कर देता हूँ। तो लेक्चर ऑनलाइन लेने का रीजन ये है कि थोड़ा सा इशू है। ठीक है। हेल्थ इशू है। हेल्थ इशू है और मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं आना चाह रहा हूँ। दैट्स वाई मैं लेक्चर ऑनलाइन ले रहा हूँ और किसी के कांटेक्ट में आने से बच रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये आप लोगों को ट्रांसफर हो जाए, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम किसी को भी ट्रांसफर हो। ठीक। चलो। तो बेसिकली ये जो लेक्चर है ये एसपी का लेक्चर है, तो हम लोग अभी एसपी के बारे में बात करते हैं। एसपी का हमारा अभी तक बहुत सारा सिलेबस हो चुका है, मे बी जितना मुझे पता है। तो बहुत सारे सिलेबस इन द सेंस बहुत सारे टॉपिक्स हमारे इसके हो चुके हैं सेकंड चैप्टर के। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था बचा हुआ वो था बॉन्ड, एडीआर, जेडीआर एंड कमर्शियल बैंक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो एक बार देख लेते हैं फटाफट। आ जाओ। आ जाओ। आज मैं ये बकवास नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी भी गिर रहा था, है ना। तो आज छोड़ो, आज गिर भी जाओ तो छोड़ दो बस। चलो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये डिबेंचर्स हो गए ना, हमारे रिडीमेबल डिबेंचर्स हो गए ना। अब आता है बॉन्ड पे। सो व्हाट इज बॉन्ड बेटा। बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है। डिबेंचर क्या होता है, चलो ये बताओ सबसे पहले। बॉन्ड छोड़ो, डिबेंचर बताओ। डिबेंचर क्या होता है। सर डिबेंचर वो डॉक्यूमेंट है जिसमें हम गारंटी देते हैं कि हम आपका पैसा वापस देंगे। तो ये कंपनी के डिबेंचर्स होते हैं जहां पे आप कुछ चीजों पे कोलेटरल क्रिएट कर सकते हो, इफ वो सिक्योर डिबेंचर है तो, है ना। अगर इनसिक्योर्ड है तो नहीं कर, अनसिक्योर्ड है तो नहीं कर सकते। समझे क्या। इतनी चीजें क्लियर है। तो बेसिकली हमने डिबेंचर के बारे में पढ़ लिया। बॉन्ड क्या होता है, तुमने ये सुना है कभी कि जैसे सपोज करो कि मैं किसी को गाड़ी बेचने वाला हूँ। ठीक है, मेरी एक कार है मेरे पास, और मैं अपनी कार किसी को बेचने वाला हूँ। बट मैं अपनी कार बेचने से पहले मेरे दोस्त को वादा करता हूँ कि भाई अगर तू बोले तो ये कार मैं तेरे को 100% बेच दूंगा, तू मेरे से लिख के ले ले। तो मेरा दोस्त भी बोलता है हाँ चल लिख के दे। लिख के दे कि तू ये गाड़ी सिर्फ मेरे को बेचेगा, किसी और को नहीं बेचेगा। ठीक है, तो मैंने लिख के दे दिया। तो कल जाके अगर ये गाड़ी मैं किसी को बेच देता हूं दूसरे को, तो क्या मेरा दोस्त मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है क्या। सर ऑब्वियसली कर सकता है। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि मैंने उसको एक बॉन्ड लिख के दिया था कि भाई ये पर्टिकुलर चीज सिर्फ मैं तेरे को बेचूंगा, मैं किसी और को नहीं बेचूंगा। समझे। बॉन्ड मतलब एक वादा। बॉन्ड मतलब क्या। एक वादा कि मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, लिख के ले लो मेरे से कि ये पर्टिकुलर चीज किसको बेचूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें बेचूंगा। दैट पर्टिकुलर टॉपिक और दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कॉल्ड एज बॉन्ड। ठीक है। यही बॉन्ड होता है। बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी। ऑब्वियसली बात है, डेट सिक्योरिटी, हम ओवरऑल डेट सिक्योरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। डेट सिक्योरिटी इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी विद द इंटरेस्ट। बॉन्ड इज लोन। अब मुझे बताओ, अब जैसे सपोज किसी ने मेरे से पैसा लिया, और पैसा जब आप लोन लेते हो किसी से तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो सपोज तुमने मुझसे पैसा लिया, तुमने बोला भाई मेरे पास रखने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो कंपनी भी नहीं है, मतलब डिवेंचर भी नहीं है, तो मैं ना तुम्हें लिख के देता हूँ, तो दैट इज बॉन्ड। कि मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि मैं ये पर्टिकुलर पैसा तुम्हें इस टाइम बाद वापस दे दूंगा। तो अगर तुमने मुझे लिख के दिया है कि तुम मुझे ये पर्टिकुलर अमाउंट इस टाइम बाद वापस करोगे, तो तुम साथ में सिर्फ पैसा वापस करोगे या साथ में कुछ और भी दोगे। तो सर साथ में हम और भी देंगे, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। तो जो तुम एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे दोगे बेटा, वो एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या बोला जाएगा बेटा, इंटरेस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इंटरेस्ट बोला जाएगा। सॉरी। सो सॉरी। ठीक है। देन चलो इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले एक नेचर ऑफ फाइनेंस है कि फाइनेंस लेने के लिए हम कुछ तो भी एक लिख के दे रहे हैं, दैट इज बॉन्ड। तो बॉन्ड का जनरल पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो ये होता है 5 साल, 10 साल, 25 साल या तो 50 साल तक के लिए भी आप बॉन्ड कर सकते हो। देन आता है स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर कौन है। मैं बॉन्ड होल्डर हूं ना। तो मैं कौन हूं। मैं बेसिकली, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं। मैं डेटर हूं ना, कि क्रेडिटर हूं।
बॉन्ड होल्डर कौन है? सर बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर है। बॉन्ड होल्डर कौन है? बॉन्ड होल्डर तो क्रेडिटर है ना, उसको तो पैसा मतलब उसको तो पैसा मिलेगा ना। बॉन्ड होल्डर कौन है? क्रेडिटर है ना, डेटर है क्या? चलो, देन रिटर्न ऑन बॉन्ड, बॉन्ड होल्डर गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रिटर्न में आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। रीपेमेंट एक पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर मैच्योरिटी के बाद, तो ये जो हमने पढ़ा 5, 10, 25, 50, है ना, ये जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आता है, वो आता है बेटा एडीआर एंड जीडीआर का। एडीआर एंड जीडीआर का। एडीआर माने अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड जीडीआर माने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, दोनों पे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। एडीआर जीडीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। पहले मुझे बताओ, आप लोगों को शेयर्स के बारे में पता है? शेयर्स के बारे में पता है, ऑब्वियसली बात है। रिलायंस का शेयर पता है सर, पता है, ज्यादा ज्ञान झाड़ो मत, ठीक है। तो आपको रिलायंस शेयर के बारे में पता है। मुझे बताओ, रिलायंस का शेयर सिर्फ इंडिया में बिकता होगा या इंडिया के बाहर भी बिकता होगा? सर क्या बात कर रहे हो, रिलायंस कंपनी अगर इंडिया की है तो शेयर बिकेगा भी तो इंडिया में ही ना। बात बराबर है कि नहीं, ये बताओ। अगर कंपनी इंडिया की है तो शेयर इंडिया के बाहर थोड़ी ना बिकेगा, कंपनी इंडिया की है तो शेयर इंडिया में बिकेगा, ऑब्वियस सी बात है। फालतू बात क्या कर रहे हो सर, बराबर है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। मुझे बताओ, तुम बाहर के कंट्री के शेयर नहीं खरीद सकते क्या? ऑब्वियस सी बात है, खरीद सकते हो। जो शेयर इंडिया का नहीं है, क्या तुम खरीद सकते हो? खरीद सकते हो। तो वैसे ही जो कंपनी इंडिया की है, क्या वो अपने शेयर्स बाहर कंपनीज को बेच सकती है क्या? बाहर के लोगों को बेच सकती है क्या? सर बेच सकती है। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, आप लोगों को पता है। वैसे इंडिया के बाहर ना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे आप अपने शेयर्स लिस्ट कर सकते हो, समझे? वहां पे क्या कर सकते हो, आप अपने शेयर्स लिस्ट कर सकते हो। पर अगर आपको मौका नहीं मिला कि आप अपने शेयर्स लिस्ट कर पाओ, तो आप क्या करते हो? तुम्हें पता है ना, बैंक एक मीडिएटर की तरह काम करती है, बराबर? तो आप क्या करते हो ना, अपने शेयर्स देते हो बैंक को। अब कहाँ की बैंक है? यूएसए की बैंक। अगर आपने यूएसए की बैंक को अपने शेयर्स दिए, इंडिया के शेयर्स दिए, और बोला कि बैंक तुम हमारे शेयर्स कस्टमर्स को बेचो, तुम्हारे वहां पे डॉलर में बेचो, यूरोज में बेचो, है ना, तुम अपने यहां पे बेचो। तो अगर मैं इंडिया की कंपनी यूएसए में, सिर्फ यूएसए की बात कर रहा हूं, मैं यूएसए के बाहर नहीं गया अभी तक, अगर मैं अपने शेयर यूएसए में बेच रहा हूं थ्रू बैंक्स, ठीक है, तो उसको तो बैंक हमारी डिपॉजिटरी है बेसिकली, थ्रू बैंक्स। तो ये जो हो, ये कंसेप्ट जो है ना, ये कंसेप्ट को बोला जाता है एडीआर, यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यहाँ पे हम सिर्फ अमेरिका की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम हमारे शेयर ग्लोबली बेचेंगे क्या? नहीं। यहाँ पे हम हमारे शेयर सिर्फ कहाँ पे बेचेंगे या किसको बेचेंगे? यहाँ पे हम हमारे शेयर सिर्फ किसको बेच रहे हैं? यहाँ पे हम हमारे शेयर सिर्फ अमेरिका को बेच रहे हैं। दैट इज वाई इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है, कौन सा कॉन्सेप्ट? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या बोला जाता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। समझा क्या? समझा? बताओ, क्लियर है? आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। देन आता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब वही कॉन्सेप्ट है कि इंडिया क्या अपने शेयर्स बाहर कंट्रीज को बेच सकता है? बेच सकता है सर। यूएसए को बेच रहा है तो हम उसको एडीआर बोलेंगे। यूएसए के अलावा किसी दूसरे कंट्रीज को बेच रहा है तो दैट इज जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, बताओ? किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में लिखो, मैं अवेलेबल रहूंगा कमेंट में। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी आपत्ति विपत्ति चाहे पत्ती कुछ भी हो, तो बेटा कमेंट में लिखो, बेटा बेटा कमेंट में लिखो। मैं तुम्हारी कमेंट को आंसर करूंगा बेटा, कमेंट में लिखना बेटा, ठीक है। एडीआर जीडीआर समझ में आया क्या? अगर अमेरिका में है तो एडीआर, और अमेरिका के बाहर है तो जीडीआर। दैट इज इट, इतना ही, इतना ही है, इतना ही है बेटा, ठीक है। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे बहुत सारी बैंक्स आएगी, बहुत सारी बैंक्स आएगी, बहुत सारी बैंक्स आएगी, ठीक है। एक एक करके सारी चीजें पढ़ते हैं।
बट उसके पहले पानी पीते हैं। तो हमारा गला सूख रहा है क्योंकि, है ना, पानी पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलो आगे बढ़े क्या। अब आते हैं कमर्शियल बैंक पे। अब किस पे आता है? अब किस पे आता है? बेटा कमर्शियल बैंक पे आ जाओ। कमर्शियल बैंक पे आ जाओ। कमर्शियल बैंक क्या होता है मुझे बताओ, सबसे पहले तो बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक छोड़ो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो ये आना चाहिए कि बैंक क्या होता है। बैंक, बैंक क्या है? बैंक क्या है सर? सर बैंक ना एक ऐसी जगह है जहां पे लोग, सर बैंक ऐसी जगह है जहां पे लोग डालते हैं, निकालते हैं, डालते हैं, निकालते हैं। क्या? क्या बेटा क्या? सर पैसा। क्या डालते हैं? पैसा डालते हैं। बैंक लोगों से लेती है पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। बैंक लोगों को देती है पैसा इन द फॉर्म ऑफ लोन। बैंक लोगों से पैसे के ऊपर भी लेती है क्या? इंटरेस्ट। क्या लेती है? इंटरेस्ट। समझा क्या? एक बार फिर से। बैंक लोगों को देती है क्या? लोन। बैंक लोगों से लेती है क्या? पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। बैंक लोगों से कमाती भी है क्या? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। समझे? तो बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड गिविंग लोन इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड अर्न मनी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। इतनी चीजें समझ में आई क्या? इतनी चीजें समझ में आई। तो कमर्शियल बैंक क्या है सर? सर कमर्शियल बैंक ही तो वो है, कमर्शियल बैंक ही तो है जो लोगों से, एक्चुअल बैंक की डेफिनेशन कमर्शियल बैंक ही बताता है। ठीक है, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, सारी बैंक इधर ही आएगी। There are a number of sources of finance, short-term, mid-term, business requirements. Among these, commercial banks constitute the most predominant source. Commercial banks play a significant role in the corporate finance in India. Commercial bank by introducing variety of deposit scheme. तो डिपॉजिट स्कीम होती है बहुत सारी। कमर्शियल बैंक असिस्ट कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, क्या क्या करती है देखो, लोन देती है, शेयर्स, बैंक के थ्रू आप शेयर्स भी बेच सकते हो। बैंक एक अंडरराइटर की तरह काम करती है, एक डिपॉजिटरी की तरह काम करती है। बाय अंडरराइटर द इशू ऑफ कंपनी, मैंने अभी बताया बैंक एक अंडरराइटर की तरह भी काम करती है। तो सर अंडरराइटर कौन होता है? अंडरराइटर एक ब्रोकर होता है जो एक कंपनी एंड कस्टमर के बीच का होता है। अगर ब्रोकर शेयर्स ना बेच पाए तो ब्रोकर को शेयर्स खरीदने होते हैं। ठीक है। अब यहां पे बैंक बहुत सारी स्कीम्स के ऊपर काम करता है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ज्यादा फोकस से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, गिर गया। ठीक है, चलो एकदम फोकस, ध्यान इधर। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो ओवरड्राफ्ट क्या है? सबसे पहली चीज, ओवरड्राफ्ट क्या है बेटा? तुमने अकाउंट्स के बारे में सुना है? एक होता है सर सेविंग अकाउंट, एक होता है सर करंट अकाउंट। ये सुना है? बैंक में आप लोगों के अकाउंट्स भी होंगे, किसी का सेविंग अकाउंट होगा, किसी का करंट अकाउंट होगा, आप सब लोगों के अकाउंट्स तो होंगे बैंक्स में, बराबर है? ठीक है, तो अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो किसी का सेविंग अकाउंट होगा, किसी का करंट अकाउंट होगा, बराबर है? किसी का कौन सा अकाउंट होगा? किसी का सेविंग होगा तो किसी का करंट अकाउंट बैंक में होगा। तो बेसिकली ये दोनों में फर्क क्या है, कोई बताएगा क्या? ये दोनों में क्या फर्क है? सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट में क्या फर्क है? तो सर सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हम खोलते हैं, हम मतलब आम नागरिक,
आम नागरिक जो खोलता है वो सेविंग अकाउंट होता है। करंट अकाउंट भी आम नागरिक ही खोलता है, बट वो बिजनेसमैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिजनेसमैन होना चाहिए। तो बैंक बिजनेसमैन के लिए ना एक स्कीम लाती है, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बिजनेसमैन के लिए, यानी कि जो करंट 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 क्या होता है, जो करंट अकाउंट होल्डर है, उनके लिए बैंक एक स्कीम लाता है, एंड दैट स्कीम इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट। दैट स्कीम इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट। क्या होता है ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट मतलब होता है कि सपोज करो सपोज करो सपोज करो ये पर्सन है, चमन। चमन भैया, ये पर्सन है कौन? चमन। ठीक है। चमन चाहता है, और चमन बिजनेसमैन भी है। कैसा लगेगा सुन के सोचो। चमन, चमन और सरनेम प्राश। चमन, ये हमारा चमन और उसका सरनेम प्राश। सुनने में कैसा लगेगा? चमन प्राश बिजनेसमैन वाला। बढ़िया ना? तो एक आदमी है जिसका नाम है चमन, और एक आदमी मतलब उसी का सरनेम है प्राश। तो चमन प्राश भैया का बिजनेस है, और अगर आपका बिजनेस है तो आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट। दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट। तो अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब ये जो हमारे चमनप्राश भैया है, चमनप्राश भैया के करंट अकाउंट में कुल मिला के जो बैलेंस है, कुल मिला के जो बैलेंस है वो है 50,000 रुपीज। कितना है? 50,000। कितना है बेटा? 50,000 है, 50,000। अब हमारे चमनप्राश भैया को, सीपी भैया को, चमनप्राश भैया को अचानक से जरूरत पड़ गई 70,000 की। किसकी जरूरत पड़ गई अचानक से? कितने रुपए की जरूरत पड़ी चमनप्राश भैया को? 70,000 रुपए की। अब 70,000 रुपए चमनप्राश भैया लाए कहाँ से? अकाउंट में कुल मिला के जो बैलेंस है अकाउंट का, ये हिल रहा है यार, डर लग रहा है मुझे। आज स्टेज हिल रहा है। अब तक नीचे जाने का डर, आज हिल रहा है ये। क्यों? नहीं अच्छा लगता आपको मैं यहाँ पे खड़ा हुआ? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो आपको आवाज नहीं आएगी, बट हिल रहा है। छोड़ो। चमनप्राश भैया, हमारे चमनप्राश भैया, जिनके अकाउंट में कितना है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है मेरे को मैं ट्रैम्पोलिन पे खड़ा हूँ। ठीक है, इधर खड़ा रहना पड़ेगा। तो हमारे जो चमनप्राश भैया है, इनके अकाउंट में 70,000 है, सॉरी इनके अकाउंट में 50,000 है, और चमनप्राश भैया को चाहिए कितने? 70,000। चमनप्राश भैया क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा, दौड़ा दौड़ा। कैसे जाएगा? दौड़ा दौड़ा। और ये आ गई बैंक। बेटा ड्राइंग एकदम क्लास निकालता हूँ मैं। ठीक है, ये आ गई बैंक। बैंक के पास पहुंचा चमनप्राश भैया, दौड़ा 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 दौड़ा, दम उठा के दौड़ा। ठीक है, तो बैंक में पहुंचा, बैंक को बोलता है बैंक मेरे अकाउंट में 50,000 है और मुझे चाहिए 70,000। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो? बैंक बोलेगा बिल्कुल। बैंक क्या बोलेगा? बिल्कुल। हमारे पास एक स्कीम है आपके लिए, हमारे पास एक स्कीम है आपके लिए, और दैट स्कीम इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, बैंक समझा रही है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि भले ही आपके करंट अकाउंट में बैलेंस जो है वो कम क्यों ना हो, यानी कि 50,000 क्यों ना हो, तो भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट बैलेंस से निकाल सकते हो। तो दैट इज 20,000 रुपए। यानी कि आपके अकाउंट में बैलेंस 50,000 भी हो तो भी आप बैंक से 70,000 रुपए निकाल सकते हो। बट कहीं ना कहीं ये जो 70,000 रुपए यानी कि 20,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा लिया है, ये तो आपके लिए कहीं ना कहीं लोन ही हुआ ना। ये तो कहीं ना कहीं आपके लिए लोन ही हुआ। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपने बैंक से क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है।
तो अगर आपने बैंक से लोन लिया तो क्या आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा? कितने पे देना पड़ेगा? आपने बैंक से 70,000 रुपए निकाला, आपको कितने पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? पूरे 70,000 पे, या सिर्फ उतने पे जितने का आपने लोन लिया था? तो सर 50,000 तो हमारा अमाउंट है ना, ये तो हमारे अकाउंट में बैलेंस था, इसका हम इंटरेस्ट क्यों दे बैंक को? हमने जो बैंक से एक्स्ट्रा 20,000 लिया था, हम सिर्फ इसका इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि हमारे लिए लोन पूरा 70,000 पूरा लोन नहीं है, 50,000 तो हमारा था, लोन तो हमने 20,000 लिया है, तो इंटरेस्ट कितने का जाएगा? 20,000 का। तो अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि आपके अकाउंट में भले ही बैलेंस कम हो, बट आप स्टिल अपने बैलेंस से ज्यादा पैसा निकाल सकते हो। दैट स्कीम इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट स्कीम, और दैट स्कीम या दैट फैसिलिटी इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या इतनी चीजें आप लोगों के मस्तिष्क में गई क्या बेटा? बताओ बेटा, बताओ बेटा, शाबाश, शाबाश बेटा, बताओ बेटा, शाबाश, बताओ, समझ में आया? आगे बढ़े, शानदार, आगे बढ़े, चलो। ओवरड्राफ्ट स्कीम आप लोगों को समझ में आ गई। देन आते कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब जहां पे आप छोटा मोटा लोन लोगे बैंक से, एक क्रेडिट के नाम पे, मतलब थोड़ा कम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो आप लोन लेते हो, दैट इज कैश क्रेडिट। ठीक है। देन आता है कैश लोन। कैश लोन अंडर द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय द बैंक टू बोरो अकाउंट, इंटरेस्ट इज पेबल। जो भी आप बैलेंस के ऊपर जो भी लोन लेते हो, दैट इज कैश लोन। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। चलो एक बार समझो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझो, समझो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अभी आप लोगों का 12th चल रहा है, तो आप लोग ये चैप्टर तो पढ़ते ही होंगे। 12th में तो ये चैप्टर बढ़िया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर 12th में बढ़िया, तो आप लोगों ने ये चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला, बराबर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मुझे कोई बताएगा क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कोई बताएगा? सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हम करते क्या है? सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हम ये करते हैं कि, एक एग्जांपल से समझो, इसी को हम पहले हुंडी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? हुंडी। चलो एक एग्जांपल समझो, सपोज करो ये है ए और ये है बी। ठीक है। अब बी ने ए से 4 लाख का सामान लिया। कितने का सामान लिया बेटा? 4 लाख रुपए का सामान लिया। 4 लाख रुपए का सामान लिया, कितने का? 4 लाख रुपए का। अब अगर 4 लाख रुपए का सामान लिया है तो 4 लाख रुपए देना तो पड़ेगा। तो 4 लाख रुपए का सामान तो ले लिया, फिर बी बोलता है, ए भैया, भैया ए, भैया ए, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास क्या नहीं है? पैसे नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा? कुछ नहीं भाई, ये तो अपना, कुछ नहीं भाई, ये तो अपना, तेरे से पैसे लूंगा बेटा, मैं तेरे से पैसे लूंगा, ऐसे बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा भाई, 4 लाख की बात है, मैं ऐसे क्यों बोलूंगा? मैं बोलूंगा भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, तूने सामान क्यों लिया अगर तेरे पास पैसे नहीं था तो? तूने सामान क्यों लिया अगर तेरे पास पैसे नहीं था तो? फिर वो बोलता है, भैया एक काम करूं क्या मैं आपको ना एक पेपर पे लिख के दे देता हूँ। क्या करता हूँ? लिख के दे देता हूँ कि इस पर्टिकुलर तारीख को, आज की तारीख है 30, है ना, तो मैं 2 तारीख को, 2 अगस्त को मैं आपको पैसे दे दूंगा, चलेगा क्या भैया? तो भैया मान जाएगा, क्यों नहीं मानेगा? भैया बोलेगा चलो भाई, तुमने लिख के दे दिया तो मैंने मान लिया कि तुम मुझे क्या करोगे, पैसा दे दोगे। ठीक है। तो अब ए भी मान गया, चलो, कि तुम मुझे 2 अगस्त को पैसा दोगे। अब मुझे बताओ, अगर ए को पैसा लेना है बी से, तो वो कब ले पाएगा? कब ले पाएगा? सर ले पाएगा ना, क्यों नहीं ले पाएगा? वो 2 अगस्त को ले पाएगा। नहीं, बट उससे पहले ले पाएगा क्या? बिफोर ले पाएगा क्या? बिफोर पॉसिबिलिटीज है। सर बिफोर तो नहीं ले पाएगा, आफ्टर ले पाएगा। यस, आफ्टर ले पाएगा क्या? ले पाएगा। मतलब आफ्टर अलाउ है, बट बिफोर अलाउ नहीं है। या तो आप उस टाइम पे ले लो जो टाइम लिखा हुआ है,
या तो उसके बाद ले लो। उसके पहले मांगने जा सकते हो क्या? नहीं। ऐसा ही हुआ मिस्टर ए के साथ। ए को 1 अगस्त को अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई। ए को 1 अगस्त को पैसों की जरूरत पड़ गई। ए दौड़ा दौड़ा जाता है बी के पास, बी को बोलता है मुझे पैसे दो। बी बोलता है नहीं, बी बोलता है नहीं, तुम आज आ ही नहीं सकते, आज तो 1 तारीख है, तुम भूल गए कि बिल पे क्या लिखा हुआ था। बिल पे लिखा हुआ था 2 तारीख, तो आपको आना है कल, तो भैया कल मिलते हैं, मतलब कल आना। ठीक है। तो उसने क्या बोला कि आज तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आज तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको कब आना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा कल, यानी कि सेकंड है, या तो आप परसों, यानी कि या तो कल या तो उसके बाद, यानी कि तारीख या तो तारीख के बाद, बट तारीख के पहले नहीं आने का। ठीक है। तो बी ने पैसा देने से मना कर दिया। ए फोर्स भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि बिल बना हुआ है लिखित में, बराबर। ए फोर्स भी नहीं कर सकता। तो अगर बी ने मना किया तो ए किसके पास जाएगा? सर ए जाएगा दौड़ा दौड़ा किसके पास? बैंक के पास। ए किसके पास जाता है? बैंक के पास। और बैंक के पास जाके बैंक को बोलता है बैंक, 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 क्या तुम ये बिल रख के, क्या तुम ये बिल रख के मुझे 4 लाख रुपए दे दोगे क्या? क्योंकि बिल पे अमाउंट तो 4 लाख का लिखा होगा ना, बिल पे 4 लाख का अमाउंट लिखा होगा। तो क्या ये बिल रख के तुम मुझे 4 लाख रुपए दे दोगे? बैंक खुशी खुशी 4 लाख रुपए दे देगा क्या? बैंक खुशी खुशी 4 लाख रुपए दे देगा? देगा कि नहीं देगा बताओ? तो सर बैंक 4 लाख रुपए आपको नहीं देगा। 4 लाख रुपए आपको क्या करेगा? नहीं देगा। बैंक बोलेगा बेटा इसमें हमारा क्या फायदा, हम तुमको पैसे दे दे, फिर कल जाके हम उससे वसूल ले ये बिल को लेके, हमारा क्या फायदा? बैंक बोलता है कि हम तुमको पैसा देगा, पूरा नहीं देगा, हम हमारा कमीशन काटेगा। क्या करेगा? हम हमारा कमीशन काटेगा। तो हम तुमको पैसा देगा 3,80,000, हमने हमारा 20,000 का कमीशन ऑलरेडी क्या कर लिया है? काट लिया है। तो मुझे बताओ तुम्हारा एक्चुअल बिल कितने का था? तो तुम्हारा एक्चुअल बिल था सर, हमारा एक्चुअल बिल था 4 लाख का, बट 4 लाख पूरे मिले क्या बेटा? नहीं, 4 लाख पूरे नहीं मिले। मिले हैं 3,80,000। 20,000 जो है वो कमीशन में कट गए हैं, तो 20,000 हमें अभी भी क्या हुए हैं? नहीं मिले हैं, बराबर है। तो 20,000 अभी भी हमें क्या हुआ है? नहीं मिले हैं। समझे क्या? तो अभी पूरा पैसा मिला क्या? नहीं सर, पैसा हुआ है डिस्काउंट। पैसा क्या हुआ है? डिस्काउंट। बट उस डिस्काउंट का फायदा बैंक को हुआ है, आपको हुआ है क्या? नहीं। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक फैसिलिटी होती है जो बैंक आपको प्रोवाइड करती है, जिसे बोला जाता है, जहां पे आप बैंक से पैसा लेते हो बट बैंक आपसे क्या चार्ज करेगी बेटा? उस पर्टिकुलर पैसे के ऊपर कमीशन चार्ज करेगी। क्या मुझे बताओ इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई क्या? इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई क्या? ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई क्या? आई? आई क्या? आई क्या? चलो एक बार इसको पढ़ लो पूरे पॉइंट्स, 4 पॉइंट है ना, एक बार पूरे पढ़ो।
चलो बेटा, हो गया, आगे बढ़ेगा। अब आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे तो कितने टाइप्स के बैंक है, ये इस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये चार्ट दिख रहा है आपको। चलो, ये चार्ट दिख रहा है क्या? समझो अभी कितने टाइप्स के बैंक है एक्चुअली, ये ना 11th के बीएसटी में भी, 11th के बी, हाँ एक्चुअली 11th के बीएसटी में भी है। तो 11th में जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं ना, उनको पता है क्या होता है। तो एक बार देख लेते हैं पूरा, आ जाओ। सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये सारे। तो डेवलपमेंट बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये आता है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस में आता है, और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस में ये सब आता है। तो तुम्हारे काम का डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये सब नहीं पूछता है इतना। चलो, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहले डेवलपमेंट बैंक्स में इंडिया में कितने बैंक्स हैं जो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है? तो ये सारे बैंक्स हैं, आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, सिडबी एंड आईआरबीआई। ठीक है, ये आपने सारे नाम पहले तो सुने होंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये सारे हैं। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस तुम्हारे काम का है। ठीक है, इसमें एल आई सी, यूटीआई एंड जीआईसी। एल आई सी का मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी का मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूआईटी का मतलब होता है, यूटीआई का मतलब होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दैट इज इट। ज्यादा कुछ इसमें तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी सीधे सीधे नाम ही दिए हुए हैं। इसका कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं तुम्हारे इसमें। अब आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है बेटा? जो बिजनेस के लिए हमें छोटा मोटा लोन मिल जाता है, वो ट्रेड क्रेडिट। जैसे भैया आज मुझे सामान दे दो, कल मैं पैसा दे दूंगा, दैट इज ट्रेड क्रेडिट। नो बिजनेस कैन रन विदाउट द क्रेडिट। कोई भी बिजनेस विदाउट क्रेडिट के रन हो सकता है क्या? विदाउट क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। ठीक है, बिना उधारी के कोई भी बिजनेस रन हो सकता है क्या? नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं, कोई ना कोई मोमेंट पे आपको कोई ना कोई चीज उधार देनी ही पड़ेगी। ठीक है, देन आता है, वही है सारी चीजें। तो ये पढ़ने के लिए बेटा, ट्रेड क्रेडिट तो वही होता है, नॉर्मल। अब हो गया, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर निपट गया, खत्म। कुछ नहीं है इसमें। ये सारी चीजें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। ठीक है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, अगर तुम बोलो तो मैं करा दूं, अदरवाइज ये पढ़ने के लिए, क्योंकि हमने टॉपिक्स पढ़ लिया ना। ठीक है, या तो ऊपर ऊपर से कर सकते हैं। हाँ, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर बेटा कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक बार मैं करा दूं तुम्हें। चलो, सबसे पहले आते हैं शेयर्स एंड डिवेंचर में। मीनिंग, शेयर्स क्या होता है? सर, शेयर एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा है, एंड डिवेंचर एक गारंटी है कि हम आपको आपका पैसा क्या देंगे, वापस देंगे। एक इंश्योर सर्टिफिकेट है। देन स्टेटस, शेयर होल्डर्स हमारे कौन है? शेयर होल्डर्स हमारे ओनर्स है। डिवेंचर होल्डर्स हमारे ओनर्स है क्या? नहीं, डिवेंचर होल्डर्स हमारे कौन है बेटा? क्रेडिटर्स है। ठीक है, देन आता है नेचर। मुझे बताओ, शेयर में जो पैसा आपको मिला वो परमानेंट कैपिटल, इक्विटी शेयर की बात करते हैं, इक्विटी शेयर इज द परमानेंट कैपिटल, बराबर है। एंड डिबेंचर परमानेंट है क्या? नहीं सर, टेम्पररी है। आज आपने पैसा दिया, तो आपका पैसा हमको रीपेमेंट करना पड़ेगा, है ना? तो टेम्पररी कैपिटल है। वोटिंग राइट, ओनर्स को वोटिंग राइट होता है। बैंक वालों को हमारे कंपनी में कोई भी वोटिंग राइट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट रहेगा, बट डिबेंचर होल्डर्स को जनरली वोटिंग राइट नहीं मिलता। ठीक है, देन आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताओ, शेयर होल्डर को इन रिटर्न क्या मिलेगा? सर, शेयर होल्डर को इन रिटर्न डिविडेंड मिलेगा। डिबेंचर होल्डर को इन रिटर्न क्या मिलेगा? डिबेंचर होल्डर को इन रिटर्न, क्योंकि वो हमारे क्रेडिटर्स है ना, उनको इन रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद सिक्योरिटी, शेयर होल्डर, शेयर एक मूवेबल एसेट माना जाता है, तो वही सिक्योर्ड है। शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल, नो सिक्योरिटी इज ऑफर्ड। हाँ, मतलब शेयर के ऊपर आप कोई सिक्योरिटी क्रिएट नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो डिबेंचर होल्डर कर सकता है अगर वो सिक्योर्ड डिबेंचर है, तो है ना। देन टाइम ऑफ इशू, शेयर आपको शुरुआत में करना पड़ता है, और ये लेटर स्टेज, मतलब पैसा लग रहा है तो फिर बैंक से आप ले सकते हो डिवेंचर के थ्रू। सुटेबिलिटी, शेयर्स आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म। शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए है, बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर चाहिए, टेम्पररी चाहिए, तो आप डिवेंचर से पैसा ले सकते हो। देन आता है
टाइप्स, शेयर्स के टाइप्स है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स के हमने देख लिया सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल इररिडीमेबल, है ना, बेयरर और रजिस्टर्ड, उसके बाद कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल वो सारे। उसके बाद पोजीशन ऑन लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के टाइम पे सबसे पहला पैसा किसको देंगे, क्रेडिटर्स को यानी कि डिबेंचर होल्डर को, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर और सेकंड लास्ट आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। देन आता है इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है बहुत बेटा, एग्जाम में पूछेंगे। मीनिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स अंदर के लोग हैं, कंपनी का कंट्रोल रखते हैं और डिविडेंड सबसे लास्ट में रहता है, लिक्विडेशन के टाइम पे भी सबसे लास्ट में इनको पैसा मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड में भी एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन में भी, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। देन आता है रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता ही मिलता है एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जनरली वोटिंग राइट नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट, क्या करें, कुछ बोलो। अब हम एक काम कर सकते हैं, हम किसी न्यूज रिपोर्टर को रिपोर्ट कर सकते हैं, है ना, या किसी न्यूज चैनल पे चलाते हैं कि हमारा स्टेज छोटा है, हम हमारे स्टेज से गिर सकते हैं। क्या बोले अभी। देन रिटर्न ऑन कैपिटल, जो भी आप पैसा डालते हो डिविडेंड इसको भी मिलता है, डिविडेंड इसको भी मिलता है, उसको फिक्स मिलता है, इसको नहीं मिलता, है ना। देन आता है नेचर ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर नोन एज द रिस्क कैपिटल, रिस्क कैपिटल है, और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेफ कैपिटल बिकॉज द प्रेफरेंस मिलता है उनको। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, द इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर, जो रिस्क नहीं लेना चाहता है वो प्रेफरेंस शेयर में करे। बाकी ये सारी चीजें बेटा एक बार आपको पढ़नी ही पड़ेगी, फिर आपको समझ जाएगी। ओल्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ये नहीं आता एग्जाम में बट आप पढ़ लेना, ठीक है एक बार। तो ये चीजें एंड यहाँ पे तुम्हारा ये बड़ा सा चैप्टर खत्म है। एक्सरसाइज कर लेके एक बार, एक्सरसाइज कर लेके एक बार बताओ, एक्सरसाइज कर लेके एक बार कर लेते हैं, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं बस। फिलिंग द ब्लैंक्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट द टोटल शेयर शेयर्स, एक कंपनी का स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको बोला जाता है उसको शेयर बोला जाता है, बराबर। देन आता है द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी रिसिट, वो ग्लोबल और एडीआर जीडीआर बताया ना आपका, बेनिफिट इज एबिलिटी टू रेज कैपिटल इन नेशनली, लोकली और इंटरनेशनली। ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनली ना, नेशनली थोड़ी। इंडिया के अंदर के लिए सीमित है क्या, एक एरिया के लिए सीमित है क्या, नहीं सर, इंटरनेशनली आप बाहर तक जा सकते हो। देन फिलिंग द ब्लैंक्स आर द रेसिडुअल क्लाइमेट, रेसिडुअल क्लाइमेट मतलब लास्ट जिनको मिलता है पैसा, ठीक है, या जिनका लास्ट बनता है तो वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स, है क्या है। चलो देन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। देन शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। फ्री ऑफ कॉस्ट में किसको मिलता है, मतलब क्या चीज पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जहां पे आप बोनस शेयर दे रहे हो, तो बोनस शेयर है क्या, है। देन द शेयर होल्डर प्रेफरेंस राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, accumulated dividend obviously equity shareholders, accumulated dividend is paid to, अच्छा ओके, तो accumulated जो मिलता है वो cumulative को मिलता है, ठीक है, जो आज नहीं मिला वो कल मिलेगा। देन द होल्डर ऑफ हैव राइट टू कन्वर्ट, कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर आर कौन होते, क्रेडिटर्स होते हैं ना, क्रेडिटर्स। देन 10 फिलिंग द ब्लैंक्स इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल, बोरो मतलब हमने लोन लिया है, लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो। देन डिवेंचर होल्डर्स गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, नहीं सॉरी इंटरेस्ट। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, है ना। रिटेन अर्निंग आर, रिटेन अर्निंग क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, है ना। द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज, बॉन्ड का होल्डर को बोलता है क्रेडिटर, है ना। कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक मिनिमम फॉर, कितना मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट मिनिमम कितने मंथ्स, मिनिमम 6 महीना, 6 से 36 हमने पढ़ा है ना, मिनिमम 6 मैक्सिमम 36। देखो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक मैक्सिमम 36, है ना। डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेडेड इन एडीआर यूएसए, क्लियर क्या, कितनी चीजें समझ में आ गई। चलो बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में होती है, आज के लिए इतना ही।
बाकी बातों को मिलता है कल इसी जोश और इसी जुनून के साथ। सेफ रहे एंड किसी भी बीमारी के शिकार में ना आए। ये तो हमारी जैसी आपकी हालत हो जाएगी। मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे बेटा, तो मैं अपना दुख तुमको क्या बताऊं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखता है, बाकी बातों को मिलता है कल इसी जोश और इसी जुनून के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।